let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. जय माता दी दोस्तों, आज हम दिल्ली से माता वैष्णो देवी के पवित्र धाम कटरा की रोड ट्रिप पर निकल रहे हैं। लेकिन आज का सफ़र कुछ खास होने वाला है, क्योंकि पहले मुझे थोड़ा जल्दी निकलना था, लेकिन सुबह मुझे थोड़ा सा काम आ गया, इस कारण से मैं सुबह नहीं निकल पाया। और अभी दोपहर के बज रहे हैं 12:30 और हम दिल्ली से अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं। दोस्तों, अब देखते हैं कि हम कितना सफ़र तय कर पाते हैं, कहाँ तक पहुँच पाते हैं, हम लोग कटरा पहुँच पाएंगे या हमें रास्ते में कहीं रुकना पड़ेगा। ये सब आपको वीडियो के आखिर में पता चलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सौरभ और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल सानिध्य ब्लॉग। आज हम दिल्ली से माता वैष्णो देवी के पवित्र धाम कटरा की रोड ट्रिप पर जा रहे हैं, वो भी अपनी कार से। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि दिल्ली से कटरा तक का रास्ता कैसा है, दूरी कितनी है, कितना टाइम लगता है और कहाँ पर आप लोग रुक सकते हैं, रास्ते में खाने पीने की क्या व्यवस्था है, सारी चीज़ें डिटेल में बताऊंगा। इसके साथ ही इस सफ़र के लिए मैंने बहुत सारी तैयारियां पहले से भी कर रखी हैं, वो सारी चीज़ें आपको वीडियो में आगे पता चलेंगी। दोस्तों, इस ट्रिप पे मैं हूँ, मेरे साथ मेरा बच्चा है और हमारी धर्मपत्नी जी, हम 3 लोग निकल रहे हैं। और साथ में है हमारी गाड़ी टाटा पंच ICNG, जिसे हम प्यार से टुनटुन भी कहते हैं। रास्ते में हम लोग कोशिश करेंगे कि जहाँ पर भी हमें CNG आसानी से मिल जाए तो CNG भी हम लोग जो है वहाँ पे भरवा लें। लेकिन अगर कहीं ज़्यादा लाइन होगी, भीड़ होगी, तो हम लोग वहाँ पे CNG नहीं भरवाएंगे। हमारी कोशिश ये रहेगी कि हमारी जो ये यात्रा है थोड़ी सी इकोनॉमिक भी हो जाए। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए और कमेंट में जय माता दी लिख दीजिए। तो चलिए करते हैं इस पवित्र सफ़र की शुरुआत। प्रेम से बोलो जय माता दी। दोस्तों, हमने अपनी यात्रा ईस्ट दिल्ली से शुरू की और दिल्ली के अंदर ट्रैफिक से बचने के लिए हमने लक्ष्मी नगर से गीता कॉलोनी वाला अंडरपास लिया। इसके बाद हम देहरादून एक्सप्रेसवे पर आ गए, जो आगे जाकर वेस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे से कनेक्ट हो जाता है। वेस्टर्न पेरीफेरल लेते हुए हमने सीधे GT रोड यानी NH44 पकड़ लिया, जिससे हमें दिल्ली के अंदर का जाम काफी हद तक अवॉइड करने में मदद मिली और हमारा सफर काफी स्मूथ रहा। दोस्तों, इस सफर के लिए हमने एक दिन पहले ही अपनी गाड़ी में CNG और पेट्रोल दोनों फुल करवा लिए थे, ताकि रास्ते में कहीं रुकने की चिंता ना रहे और सफर आराम से पूरा हो सके और हमारा समय भी बचे। दिल्ली से निकलने के करीब 1 घंटे बाद हम मुरथल पहुंच जाते हैं, जो कि अपने ढाबों के लिए काफी फेमस है। दोस्तों, अभी हम मुरथल क्रॉस कर रहे हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रोड के दोनों तरफ काफी सारे ढाबे बने हुए हैं। मुरथल अपने ढाबों के लिए काफी फेमस है और यहाँ आपको हर तरीके का खाना भी मिल जाता है, वेज है, नॉन वेज है, हर तरीके के ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं। यहाँ के ज़्यादातर ढाबों में आपको अच्छा खाना ही मिलता है, लेकिन इस बार हमने जो है यहाँ रुकने का प्लान नहीं बनाया है, क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सफ़र कवर करना है और रात तक आगे पहुँचना है। इसीलिए बिना रुके हम सीधे आगे बढ़ रहे हैं और देखते हैं कि आज हम कहाँ तक पहुँच पाते हैं। हो सकता है कि रास्ते में हमें कहीं रुकना भी पड़े। दोस्तों, मुरथल क्रॉस करने के बाद जैसे ही हम आगे बढ़े, तभी हमने देखा कि गाड़ी में CNG काफ़ी कम बची हुई है। लेकिन अच्छी बात यह थी कि इस पुराने हाईवे पर आपको जगह जगह CNG पंप मिल जाते हैं, तो ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। थोड़ी ही दूर पर हमें एक CNG पंप मिल गया और वहाँ पर बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी, तो हमने आराम से टैंक फुल करवाया और सिर्फ 5 मिनट में ही बिना टाइम वेस्ट किए फिर से अपनी यात्रा जारी कर दी। दोस्तों, अभी हम CNG भरवा कर थोड़ा ही आगे चले हैं और सामने आप देख सकते हैं कि ये हमें टोल मिल गया है। ये दोस्तों मुरथल सोनी पर टोल प्लाजा है और यहाँ पर लगभग 120 रुपये लगते हैं। लेकिन दोस्तों, अच्छी बात यह है कि हमें यहाँ 1 भी रुपये का टोल नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि हमारी गाड़ी में फास्टैग का पास एक्टिव है और पूरे सफ़र में हमने इस पास से कितने सारे टोल पैसे बचा लिए वो भी आपको वीडियो के आखिर में ज़रूर बताऊंगा। दोस्तों, CNG भरवाने के बाद हम लगातार आगे बढ़ते रहे और अम्बाला साइड से होते हुए आगे की तरफ निकलते गए।
रास्ते में भगवान श्री कृष्ण की नगरी कुरुक्षेत्र भी पड़ा, जिसे हमने आराम से क्रॉस किया। और हमारी कोशिश यही थी कि रास्ते में ज़्यादा रुककर समय बर्बाद न किया जाए, क्योंकि हमें निकलने में पहले ही थोड़ी सी देर हो गई थी। इसीलिए हम बिना रुके लगातार आगे बढ़ते रहे और सफ़र को कवर करते रहे। और दोस्तों, इस पूरे सफ़र में जो शॉट्स आप देख रहे हैं वो हमने अपनी गाड़ी में लगे इस कैमरे से रिकॉर्ड किए हैं। रोड ट्रिप के लिए काफ़ी बढ़िया काम करता है और चलते चलते भी अच्छे और स्टेबल शॉट्स मिल जाते हैं। अभी अभी हम लोगों ने अंबाला शहर को क्रॉस किया है और अंबाला के बाद में ना जो थोड़ा भीड़ हमें कम मिल रही है। देखो बिल्कुल साफ हाईवे है और गाड़ी की स्पीड भी देखिए दोस्तों, 100 से ऊपर यहाँ पे पहुंच गई है। इस तरीके का रास्ता हमें मिल रहा है अंबाला के आगे। दोस्तों, पूरे रास्ते हमें काफ़ी बढ़िया और लगभग ट्रैफिक फ्री रोड मिलता रहा, जिससे ड्राइव करने में भी मज़ा आ रहा था। और रास्ते में पानीपत, कुरुक्षेत्र और अंबाला के टोल प्लाजा भी पड़े, जिन्हें हमने बिना कहीं रुके लगातार क्रॉस किया, क्योंकि हमारी कोशिश यही थी कि ज़्यादा से ज़्यादा सफ़र कर लिया जाए और बीच में समय बर्बाद ना हो। अभी दोस्तों यहाँ से जालंधर लगभग 150 किलोमीटर दूर है और हमारी गाड़ी में देखिए 2 पॉइंट सीएनजी बची है। तो कहीं अगर आसानी से सीएनजी मिल जाएगी तो हम लोग पहले सीएनजी डलवा लेते हैं। और अभी हम लोग ने कोई भी स्टे नहीं किया है, लगभग 240 किलोमीटर गाड़ी चला चुका हूँ। सिर्फ एक जगह रास्ते में सीएनजी भराई थी और उसके बाद कहीं भी स्टे नहीं किया। तो कहीं रुक के चाय वगैरह भी पियेंगे। दोस्तों, गाड़ी में 2 पॉइंट सीएनजी बची थी और यहाँ में सीएनजी पंप मिल गया है, तो चलिए सीएनजी भरवा लेते हैं। भैया कौन सी जगह है? राजपुरा। राजपुरा पे सीएनजी मिल गई है हमें, तो सीएनजी भरवा लेते हैं भाई। यहाँ जो सीएनजी का प्राइस है देखिए, लगभग 90 रुपए की सीएनजी है। देखते हैं हमारी गाड़ी में कितनी सीएनजी आती है। प्रेशर भी 190 के आसपास है। ये दोस्तों 416 रुपए की सीएनजी आई है हमारी गाड़ी में, लगभग 4 किलो 600 ग्राम। दोस्तों, ये पीछे जहाँ पे हमने सीएनजी डलवाई थी वहीं पे बगल में ये जो है हमें ढाबा मिल गया है छोटा सा। और यहाँ पे बहुत सारे ट्रक वाले भी खड़े हैं। ये देखिए कितने सारे, पीछे आप देख पा रहे होंगे कितने सारे ट्रक वाले खड़े हैं। तो मुझे अच्छी जगह लगी, तो मैं यहाँ पे चाय जो है सोच रहा हूँ पी लूँ, क्योंकि जब से निकले हैं भाई साहब 250 किलोमीटर लगातार गाड़ी चला दी है और चाय तक नहीं पी है। तो भूख भी लग रही है और चाय भी जो है पीनी है, तो चाय पी लेते हैं। और भूख के लिए हम लोग घर से कुछ लाए हुए थे, तो वो अभी आपको दिखाते हैं कि घर से क्या लाए हुए थे, वो खाएंगे। और जो यहाँ पे देखते हैं और क्या चीज़ हमें मिल जाएगी वो भी जो है ट्राई करेंगे। देखते हैं क्या खाने पीने का क्या प्रबंध यहाँ पे हमारा रहने वाला है। देखिए ये दोस्तों हमारी चाय आ गई है और ये देखिए घर से हमारी धर्मपत्नी जी क्या क्या तैयारी करके लाई हैं। दिखाओ जरा, ये देखिए इसमें, अरे वाह, आलू मटर की सब्जी। इसको खोलो, इसमें क्या है? अरे चावल भी आए हुए हैं घर में। दरअसल मैं बाहर का खाना दोस्तों अवॉइड करता हूँ और लगभग 5-6 दिन अब हमें बाहर का ही खाना खाना पड़ेगा। तो इसलिए कोशिश ये थी कि आज कम से कम एक दिन तो बच ही जाए। और ये देखिए करेले की सब्जी आई है, ये देखिए करेले की सब्जी है और पूड़ियाँ है शायद इसके अंदर। तो चलिए अब हम लोग जल्दी से भोजन वगैरह कर लेते हैं। दोस्तों 4:25 हो रहा है और हम लोग भोजन करके चाय पी के फ्री हो चुके हैं। और अभी यहाँ से जो माता वैष्णो देवी कटरा है वो देखिए 390 किलोमीटर दिखा रहा है। तो अब जल्दी से यहाँ से निकलते हैं, देखते हैं पूरा पहुँच पाएंगे या हमें रास्ते में कहीं रुकना पड़ेगा, क्योंकि 4:25 हो रहा है। और आगे जो पठानकोट वाला चैनल है ना, पठानकोट से आगे वाला जो चैनल है वो थोड़ा सा रास्ता वहाँ पे ख़राब है। तो बस जल्दी से यहाँ से निकलते हैं, अपनी गाड़ी स्टार्ट करते हैं।
दोस्तों इसके बाद हम लगातार आगे बढ़ते रहे और रास्ते में लुधियाना को हमने काफ़ी आसानी से क्रॉस कर लिया। रास्ते में एक टोल प्लाजा भी पड़ा जो लुधियाना के ही पास में था। इसके बाद जैसे ही हम जालंधर के करीब पहुंचे तो चूंकि वहां पर शाम का समय था इसलिए वहां पर हमें थोड़ा ट्रैफिक जाम भी मिला। शाम के 6:30 बजे हम जालंधर पहुंच चुके थे। जालंधर से आपको 3 अलग अलग रास्ते मिल जाते हैं। एक रास्ता जीटी रोड होते हुए अमृतसर की ओर चला जाता है, आप चाहें तो अमृतसर होते हुए भी पठानकोट जा सकते हैं। एक रास्ता सीधे पठानकोट के लिए चला जाता है और एक रास्ता होशियारपुर के लिए चला जाता है। होशियारपुर वाला रास्ता खासकर उन भक्तों के लिए है जो 5 देवियों के दर्शन करने के लिए जाते हैं, जैसे ज्वाला देवी, ब्रजेश्वरी देवी, चामुंडा देवी आदि। लेकिन हम अपने प्लान के अनुसार पठानकोट की तरफ ही बढ़ते रहे। जालंधर को क्रॉस करने के बाद हमें जाम मिलना बंद हो गया और ट्रैफिक स्मूथ मिलने लगा। दोस्तों 6:30 बज गया है और हम लोगों ने अभी अभी जालंधर क्रॉस किया है। जालंधर क्रॉस करने के बाद अब हम लोग ना जीटी रोड से साइड में हो गए। अब हम लोग ने ये देखे सामने कश्मीर से कन्याकुमारी वाला हाईवे पकड़ लिया है। 6:30 बज रहा है लेकिन अंधेरा भी होने लगा है। शाम का समय बिल्कुल हो गया। 10 से 15 मिनट में आई थिंक कि अंधेरा, भरपूर अंधेरा हो जाएगा सड़क पर। सवाल वही है कि कहाँ तक पहुँच पाएंगे। मुझे लग नहीं रहा है कि मैं माता वैष्णो देवी तक पहुँच पाऊंगा, कटरा पहुँच पाऊंगा, क्योंकि यहाँ से अभी भी 260 किलोमीटर दूर है कटरा और पठानकोट के आगे रास्ता भी थोड़ा खराब है। तो कोशिश करते हैं कि यहाँ जालंधर से आगे पठानकोट ही मिलेगा तो पठानकोट में ही रुकने की कोशिश करते हैं। अब देखता हूँ, मैं होटल वगैरह सर्च करता हूँ पठानकोट में क्या चीज़ें मिल जाएंगी, रुकने के क्या ऑप्शन रहने वाले हैं। दोस्तों हमारी गाड़ी में अभी 2 पॉइंट सीएनजी बची है और रास्ते में हमें सीएनजी पंप मिल गया है, तो हम सोच रहे हैं कि सीएनजी भरवा लेते हैं यहाँ पे जल्दी से, और भीड़ भी यहाँ पे नहीं है। चलिए जल्दी से सीएनजी भरवाते हैं गाड़ी में। ये हमारी गाड़ी में सीएनजी हो गई फुल। दोस्तों सीएनजी भर गई है और ये पेट्रोल पंप में ना दरअसल बात ये होगा कि हम नंबर 2 के लिए गुरु जाना है, तो नंबर 2 भी कर लें, उसके बाद चलते हैं। 2000 years later. ठीक है अब चलते हैं। लेकिन ड्राइव हम करेंगे, अब हम चलाएंगे गाड़ी। बताइए, कमेंट करके बताइए इनको ड्राइव करने के लिए गाड़ी दें या नहीं दें। इनके पास डीएल भी नहीं। हाँ ड्राइव करने के लिए दे रहे हैं। कमेंट आएगा तब बताएंगे कि तुम्हें ड्राइव करने के लिए गाड़ी मिलेगी। लिए हमें अगली बार आना पड़ेगा। हाँ यस, यू गॉट माय पॉइंट। दोस्तों कमेंट करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा इनको गाड़ी चलाने के लिए दें या ना दें। इनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, ये भी हम आपको बता दे रहे हैं। हालांकि गाड़ी चला लेती हैं थोड़ा बहुत, लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। अब बताइए मुझे देना चाहिए या नहीं देना चाहिए गाड़ी। दोस्तों सीएनजी भरवाने के बाद हमने कहीं भी रुकना ठीक नहीं समझा और लगातार आगे बढ़ते रहे। बस यही कोशिश रही कि जितना जल्दी हो सके हम अपनी मंजिल के करीब पहुंच जाएं और आखिरकार रात करीब 8:30 बजे हम पठानकोट पहुंच गए। दोस्तों अभी रात का 8:30 बज रहा है और हम लोग पठानकोट बिल्कुल पहुंचने वाले हैं। देखिए बाहर का नज़ारा, बिल्कुल अंधेरा है और पहाड़ी रास्ता है, तो ऐसे रास्ते में गाड़ी चलाने का रिस्क नहीं ले सकते। इसीलिए मैंने अभी आपको बताया था कि हम लोग पठानकोट में रुकने की व्यवस्था ढूंढ रहे हैं। तो हमें एक अच्छा सा गेस्ट हाउस मिल गया है, तो वहीं पे रुकेंगे हम लोग, नाइट स्टे करेंगे। उसके बाद कल सुबह अपनी आगे की यात्रा जारी करेंगे। अभी यहाँ से जो होम स्टे हमने बुक किया है, जहाँ पे बात की है, वो यहाँ से करीब 800 से 900 मीटर की दूरी पर है। तो सबसे पहले वहीं होम स्टे की तरफ पहुँचते हैं और फिर वहीं पहुँच के आपको दिखाते हैं कि उसका प्राइस क्या है और कैसा रूम है, क्या क्या चीज़ें हमें मिली हुई हैं। अभी हम लोग ने भी नहीं देखा है, वहीं देखकर फिर आपको दिखाते हैं सारी चीज़ें। दोस्तों हम लोग ने जिस गेस्ट हाउस में बात की थी रुकने की, वहाँ पे हम लोग आ गए हैं। चलिए उसको दिखाते हैं कैसा क्या यहाँ पे व्यवस्था रहने वाली है। ये दोस्तों देखिए, इसका नाम है अर्जुन गेस्ट हाउस और बिल्कुल मेन रोड पर ही है। और नीचे पंजाब नेशनल बैंक है और ऊपर ये देखिए, अभी थोड़ा रात है तो आपको साफ से नहीं समझ में आ रहा होगा, ये है। और इनके पास पार्किंग की भी व्यवस्था है, तो यहाँ पे हमने अपनी गाड़ी खड़ी कर ली है। और ये गार्ड साहब हमारे साथ पूरी रात रहने वाले हैं, हमारी गाड़ी की सुरक्षा के लिए बिल्कुल तैनात रहेंगे। गार्ड साहब जय माता दी। और यहाँ सीढ़ियों से हम ऊपर की तरफ जाएं। गेस्ट हाउस पहुँचने के बाद हमने रिसेप्शन पर जाकर अपनी आईडी दिखाई और सारी फॉर्मेलिटीज पूरी की।
भैया ने भी जल्दी से हमें हमारा रूम दे दिया और हम फटाक से अपने रूम में आ गए। दोस्तों हम लोग देखिए अपने रूम पे आ गए हैं, आराम से रिलैक्स कर रहे हैं। अब हमें लगी है भूख। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम लोग बाहर का खाना अवॉइड करते हैं, तो सुबह हम लोग जो खाना लाए थे उसमें कुछ पूड़ियाँ बची हुई हैं और सब्जी बची हुई है। चाय की व्यवस्था यहाँ आसपास नहीं है, यहाँ से 200 मीटर दूर है चाय। तो चाय के लिए हम लोग देखिए अपने साथ ये लेके आए, ब्यूटेन का सिलेंडर लेकर आए और ये बर्नर लेकर आए। इस पे हम लोग चाय बनाएंगे और उसी के साथ में पूड़ियाँ और सब्जी खाएंगे। तो चलिए चाय बनाते हैं सबसे पहले। देखिए दोस्तों हमारा खाना हो गया है बिल्कुल रेडी। दोस्तों खाना पीना सब कुछ हो गया है, अब बस सो रहे हैं। सुबह जल्दी उठेंगे लेकिन पूरी नींद करके उठेंगे, उसके बाद सुबह तुरंत यहाँ से निकलेंगे और अब सोते हैं। भाई गाड़ी चलाते चलाते बहुत ज़्यादा थकान हो गई है, बिल्कुल समझ लो कि ये जो है कंधा दर्द कर रहा है, हाथ दर्द कर रहा है। तो बस अब सोते हैं बस भाई जल्दी से। गुड नाइट भाई सभी लोगों को। जय माता दी दोस्तों, गुड मॉर्निंग। रात में बहुत अच्छी नींद आई और एक बार ही ऐसा सोया कि सुबह 5 बजे नींद खुली। सुबह उठा हूँ, फ्रेश हुआ हूँ, स्नान वगैरह नहीं किया है और बस अभी सुबह का हो रहा है 5:30 और हम लोग निकल चुके हैं। बस गाड़ी हमारी स्टार्ट हो गई है, ये देखिए गाड़ी पे चाबी लग गई है और हम लोग निकल रहे हैं। सुबह के टाइम दोस्तों हम लोग ने सोचा कि टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, जल्दी से जल्दी निकल लेते हैं, ट्रैफिक थोड़ा कम मिलेगा तो उसका फ़ायदा उठा लिया जाए। तो बस ऐसे ही फटाक से हम लोग निकल लिए हैं और माता रानी का नाम एक बार फिर से बोल दीजिए सुबह सुबह। जयकारा शेरों वाली का, बोलो सच्चे दरबार की जय। पठानकोट से निकलते ही हमें सीएनजी स्टेशन दिख गया, तो हमने फटाफट से वहाँ पर सीएनजी भी भरवा ली और पता चला कि ये इस रूट का लास्ट सीएनजी स्टेशन है। इसके बाद हमें सीएनजी नहीं मिलेगी और जहाँ कहीं भी सीएनजी खत्म होगी तो फिर हमें पेट्रोल पर ही अपनी गाड़ी चलानी पड़ेगी। दोस्तों सुबह हम पठानकोट से निकल चुके हैं और यहाँ से माता वैष्णो देवी कटरा लगभग 150 किलोमीटर दूर है, लेकिन रास्ता थोड़ा ख़राब होने की वजह से करीब 4 घंटे का समय लग जाता है। हम लोग सुबह करीब 5:30 बजे निकले थे, देखते हैं कितने समय में पहुँच पाते हैं। दोस्तों बस अभी अभी हम लोग निकले हैं और ये देखिए बाहर कितनी बढ़िया सी बारिश शुरू हो गई है। बिल्कुल मज़ा आने वाला है। हमें लग रहा है माता के दरबार तक पहुँचते पहुँचते यहाँ पे ठंड ना हो जाए। कटरा यहाँ से अभी 120 किलोमीटर दूर है। अब बारिश आप देखिए कितनी ज़बरदस्त हो रही है। भाई साहब बिजली चमक रही है ना, तो अंदर से कलेजा चमक जा रहा है, ऐसा लग रहा है यहाँ पे। दोस्तों अभी हम लोग क्या कहते हैं, बस पठानकोट जैसे ही क्रॉस किया वैसे देखिए हमारे मोबाइल में नेटवर्क आना बिल्कुल बंद हो गया। जैसे ही पंजाब बॉर्डर क्रॉस हुआ और जम्मू बॉर्डर शुरू हुआ वैसे ही नेटवर्क जो है चला गया। अब हम लोग को, अब जैसे आप लोग यहाँ पे आ रहे तो आपको नई सिम लेनी पड़ेगी टेम्परेरी, या तो फिर आपके पास पोस्टपेड कनेक्शन होना चाहिए। हालांकि मैं माता रानी के दरबार आता रहता हूँ तो मेरे पास एक सिम परमानेंटली रहती है यहाँ की, तो मेरी उस वाली सिम में नेटवर्क आ रहा है। ये देखिए उस वाली सिम मैंने दूसरे मोबाइल में डाल रखी है, देखिए उसमें मस्त नेटवर्क आ रहा है, कोई दिक्कत, उसमें नेटवर्क आना चालू हो गया। दोस्तों थोड़ी देर ड्राइव करने के बाद सुबह हो चुकी थी और चारों तरफ अच्छा खासा उजाला भी हो चुका था। मौसम भी काफ़ी अच्छा लग रहा था और हल्की बारिश के बाद रास्ता और भी मज़ेदार लग रहा था। तो हमने सोचा कि क्यों ना अभी यहीं पर ब्रेक लिया जाए और चाय पी ली जाए। सफ़र के बीच में ऐसे छोटे छोटे ब्रेक वाकई में बहुत ज़्यादा राहत देते हैं। दोस्तों अभी हम लोग यहाँ पर रुके हुए हैं, ये देखिए चाय के लिए रुके हुए हैं यहाँ पे। चाय के अलावा यहाँ सिर्फ अभी मैगी अवेलेबल है। सुबह का टाइम है तो ज़्यादा कुछ मिलेगा नहीं। बाकी ये बगल में इनके शॉप है, यहाँ पे पकोड़े वगैरह मिल जाएंगे। तो देखते हैं, थोड़ा सा चाय वाय पी लेते हैं फिर आगे बढ़ता है। कि मैगी आ गई है,
सानिद से वेट नहीं हो रहा है, देखो तुरंत शुरू कर दिया प्रोग्राम इसने। हमारी चाय देखो जल्दी से आ जाए, बस हमारी चाय आने में थोड़ा देर है। सानिद हमें भी खिलाओगे क्या मैगी? थोड़ी सी खिलाओगे पक्का, प्रॉमिस? ये देखो मुझे दे दी यार। चलो खा लो तुम, मैं थोड़ी टेस्ट कर लूँगा बस। अरे हमारी चाय भी आ गई भाई, चाय आ गई और हमारे पकौड़े आ गए। चाय का आनंद लेते हैं अब। दोस्तों चाय पीने के बाद हम फिर से अपनी यात्रा पर निकल पड़े। थोड़ी ही दूर पर हमें आज का अगला टोल प्लाजा भी मिला, जिसे हमने बिना रुके क्रॉस कर लिया। जैसे जैसे हम कटरा के करीब पहुंचते जा रहे थे, वैसे वैसे रास्ते और भी खूबसूरत होते जा रहे थे। रास्ते में बड़ी बड़ी सुरंगें मिलने लगी थीं, जहां से गाड़ियां पहाड़ों के बीच से गुजर रही थीं, और सच में यह एक्सपीरियंस काफ़ी शानदार था। और इसी तरह सफ़र करते हुए हम सुबह करीब 9:45 पर कटरा में सीधे अपने होटल पर पहुंच गए, जिसकी बुकिंग हमने पहले से ही कर रखी थी। अच्छी बात यह थी कि इस होटल में पार्किंग की सुविधा भी थी, इसलिए हमें कहीं और गाड़ी पार्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, मैं जब भी यहाँ आता हूँ तो अक्सर इसी होटल में रुकता हूँ, क्योंकि यहाँ की सुविधाएं और साफ सफाई मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। तो दोस्तों अगर हम इस पूरे सफ़र की सीएनजी कॉस्ट की बात करें तो एक अच्छी बात यह रही कि हमें कहीं भी पेट्रोल पर गाड़ी चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी और पूरी यात्रा हमने सीएनजी पर ही पूरी की। रास्ते में लगभग हर जगह आसानी से सीएनजी उपलब्ध मिलती रही, जिससे हमें किसी तरीके की परेशानी नहीं हुई। और जहां जहां हमने सीएनजी भरवाई है उसकी डिटेल मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। और इस पूरे सफ़र में हमारी टोटल सीएनजी कॉस्ट करीब 1899 रुपये आई, जो कि काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकल रही। दोस्तों अब अगर हम इस पूरे सफ़र की टोल कॉस्ट की बात करें तो रास्ते में जहां जहां हमें टोल प्लाजा मिले उनकी फीस भी मैं स्क्रीन पर दिखा दे रहा हूं। इस पूरे सफ़र में टोटल करीब 1100 रुपये का टोल पड़ता है, लेकिन अच्छी बात यह रही कि हमने पहले से ही अपना फास्टैग पास एक्टिव कर रखा था, जिसकी वजह से हमें कहीं भी 1 रुपये टोल नहीं देना पड़ा, यानी कि हमने पूरे 1100 रुपये का टोल बचा लिया। अगर आपके पास ऐसा कोई पास नहीं है तो आपको यह पूरा टोल चार्ज देना पड़ेगा। दोस्तों अभी सुबह के 9:30 बज रहे हैं और हम माता रानी के पवित्र धाम कटरा में पहुंच चुके हैं। आज के दिन हम लोग यहीं पे विश्राम करेंगे, आराम करेंगे और कटरा को लोकल एक्सप्लोर करेंगे। कल के दिन सुबह हम लोग माता रानी के दर्शन के लिए निकलेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। और साथ ही साथ अगर आपका भी माता वैष्णो देवी यात्रा से जुड़ा कोई भी सवाल हो तो निसंकोच आप उसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई जरूर करता हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।